कर दे। सभी बच्चों को नमस्कार। हमने पहला अध्याय देखा था मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस वीडियो में हम इस चैप्टर से संबंधित अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पहला जो प्रश्न है पाठ्य पुस्तक का, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। यानी हमने इस चैप्टर में भूगोल की परिभाषाएं देखी, भूगोल की शाखाएं देखी दो, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। मानव भूगोल से संबंधित हमने विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं देखी। तो यहाँ उन सभी परिभाषाओं से हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चार यहाँ पर कथन दिए हुए हैं और चारों कथनों में से हमें पूछा गया है कि कौन सा कथन एक मानव भूगोल का वर्णन नहीं करता, या ये कहें भूगोल का वर्णन नहीं करता, या भूगोल को परिभाषित नहीं करता। भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या था? पृथ्वी को मानव का क्या माने? निवास क्षेत्र, और उसी आधार पर उसका क्या करें? वर्णन। तो इसमें पहला जो बिंदु लिखा हुआ है समाकलनात्मक अनुशासन, यानी प्रकृति और मानव के बीच जो संबंध है वो सबसे उत्तम माने गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि मानव भूगोल की परिभाषा के अंदर या भूगोल के वर्णन के अंदर ये चीज शामिल है। दूसरा बिंदु क्या है? मानव पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन। तो ये तो हमने देखा था और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु भी था कि जैसे ही मनुष्य का विकास हुआ, पृथ्वी का विकास हुआ, मानव और प्रकृति के बीच क्या चलती हैं? अन्योन्य क्रियाएं। और उन्हीं अन्योन्य क्रियाओं को किसके अंदर देखेंगे? मानव भूगोल में। इसका मतलब आपका ये बिंदु भी भूगोल के वर्णन में क्या होता है? शामिल। तीसरा बिंदु है द्वैधता पर आधारित या द्वैधता पर आश्रित। तो हमने देखा था कि प्राचीन काल से ही विद्वानों के दो क्या रहे हैं? मत। कुछ प्रकृति को प्रभावी मानते हैं और कुछ मनुष्य को प्रभावी मानते हैं। इससे संबंधित हमने विचारधाराएं भी देखी थी। पहली कौन सी थी? निश्चयवाद, दूसरी थी संभववाद और तीसरी थी नव निश्चयवाद। तो इसका मतलब भूगोल को परिभाषित करने में ये द्वैधता भी मान्य है। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है भूगोल, और सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है किस आधार पर? प्रौद्योगिकी के आधार पर। इसका मतलब वर्णन नहीं करता। यानी कौन सा बिंदु वर्णन नहीं करता? ये बोल रहा है चौथे ऑप्शन के अंदर कि प्रासंगिक नहीं है, जबकि ये प्रासंगिक है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया? गैर। इसी प्रकार हम दूसरे सवाल पे देखते हैं, फोकस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यानी वो स्रोत जिससे भूगोल से संबंधित हमें जानकारियां मिलती हैं। पहला है यात्रियों का विवरण। अब यात्रियों के विवरण से हमें किसी प्रदेश की उपलब्धियों की क्या मिलती है? जानकारी। यानी जो प्रदेश जो है वो प्राकृतिक छटाओं से संपन्न होगा, वहाँ ज़्यादा यात्री घूमने जाएंगे, यानी वहाँ का विवरण जो है वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब भौगोलिक सूचना का ये भी आधार बन सकता है, यात्रियों का विवरण। प्राचीन मानचित्र, इसका मतलब मानचित्रावली जो है, यानी उपग्रहों से जो भी संकेत हमें मिलते हैं, मानचित्र हमें मिलते हैं, उससे में भी हमें क्या मिलती है? भूगोल से संबंधित सूचनाएं। अगला जो है चंद्रमा से संबंधित चट्टानी पदार्थों के नमूने। ये जो चंद्रमा वाला भाग है ये पृथ्वी के परिक्षेत्र से थोड़ा सा कहाँ चला गया? बाहर। तो इसका अध्ययन हम ज़्यादातर अंतरिक्ष विज्ञान में करते हैं। आगे लिखा हुआ प्राचीन महाकाव्य। तो हमने देखा था मानव भूगोल का संबंध किससे था? इतिहास से। इसका मतलब प्राचीन ग्रंथों से भी हमें भूगोल की क्या मिलती है? जानकारी। तो इन चारों ऑप्शनों को अगर देखें तो थोड़ा सा पृथ्वी या धरातल से अलग जो बिंदु है वो कौन सा है? चंद्रमा। क्योंकि इसका अंतरिक्ष विज्ञान में इसका ज़्यादातर अपन अध्ययन करेंगे। तो यहाँ का जो आंसर रहेगा वो कौन सा होगा? गए। यानी चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूनों का अध्ययन। इसी तरह से हम तीसरे सवाल पे फोकस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? बच्चों, जैसे ही हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो आदि मानव था उसने प्रकृति के हवाले अपने आप को कर दिया। धीरे धीरे मानव का बौद्धिक क्या हुआ? विकास। और बौद्धिक विकास से उसने प्रकृति के नियमों को समझना चालू किया, और प्रकृति के नियमों को समझ के उसने तकनीकी का क्या किया? विकास। और अंतःक्रिया का जो सबसे उत्तम माध्यम था वो क्या था?
मानव द्वारा निर्मित तकनीकी। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वापस फोकस करिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक, यानी इन चारों घटकों में से कौन सा एक पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो मानव का जो प्रौद्योगिकी का विकास है, तकनीकी का विकास है, वो सबसे उत्तम क्या रहेगा इसमें उदाहरण। यानी इसी आधार पर जो मानव है वो प्रकृति के साथ सबसे ज़्यादा क्या करेगा, अन्योन्य क्रिया। तो बाकी सभी कारक हैं अन्योन्य क्रिया से संबंधित, लेकिन इन चारों में से सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन सा है? तकनीकी यानी प्रौद्योगिकी। तो इसका जो आंसर हो गया वो अपन ले लें ब। चौथे क्वेश्चन पे फोकस करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? हमारे अध्याय में से हमने कुछ बातें पढ़ी थी कि मानव भूगोल के विकास के जो क्रम हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमने उपनिवेश युग देखा था, उत्तर उपनिवेशिक युग देखा था, 1930 का दशक देखा था, 1950 का दशक देखा था, यही कहीं लास्ट में हमने 1990 का दशक देखा था। उन दशकों में भूगोल को पढ़ने के अप्रोचेज क्या थे, यानी उपागम क्या थे, वो हमने देखे। सबसे पहला हमने देखा अन्वेक्षण और विवरण, उसके बाद में क्षेत्रीय विश्लेषण, फिर स्थानिक संगठन, उसके बाद में हमने 3 मानवीय विचारधाराओं की उत्पत्ति देखी थी और लास्ट में उत्तर आधुनिकतावाद। तो वहाँ से ये सवाल पूछा गया कि निम्न में से एक जो है मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ध्यान रखना, ये बिंदु पे फोकस करना है आपको, नहीं है। पहला क्षेत्रीय विभिन्नता ये है, तीसरा जो है स्थानिक संगठन ये भी था, अन्वेक्षण और विवरण वर्णन ये भी था। इसका मतलब मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो हो गया ख। अगले क्रम में जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए और इसके जो हमें आंसर देने वो 30 शब्दों में देने। तो इस अध्याय में हमने मानव भूगोल से संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं देखी। सबसे पहले मानव भूगोल क्या है, तो हमने कहा मानव के निवास क्षेत्र के रूप में पृथ्वी का अध्ययन। अलग अलग भौगोलिक विचारकों की विचारधाराएं हमने देखी। सबसे पहले हमने किसको देखा था? रेटजेल को। रेटजेल क्या कहता है? मानव भूगोल धरातल और मनुष्य के बीच संबंधों का, पारस्परिक संबंधों का क्या है? अध्ययन है। उसकी जो शिष्या थी एलन सैंपल, उसने भी मानव भूगोल को परिभाषित किया। मनुष्य को क्या बताया? चंचल। प्रकृति को क्या बताया? समय के अनुसार अस्थायी। और संबंध जो है वो समय के अनुसार परिवर्तनशील है। तो एलन सैंपल कहती है कि मानव भूगोल वह भूगोल है जिसमें चंचल मानव, अस्थायी प्रकृति और उनके बीच जो परिवर्तनशील है संबंध है उनको शामिल करते हैं। ऐसे ही एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है विडॉल डी लाप्लास, जो संभववाद के जनक भी हैं। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी को कंट्रोल करने वाले भौतिक नियम और पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव, उनके बीच जो संबंध है, संश्लेषित संबंध है, अधिक संश्लेषित संबंध है, उनको हम किस में शामिल करेंगे? मानव भूगोल में। तो इन सब भूगोलवेताओं को समाहित करके हम एक सार रूप से मानव भूगोल की परिभाषा को लेके आते हैं कि मानव भूगोल वह विज्ञान है, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंदर शामिल है, बोलो कौन? विभिन्न क्षेत्र। और विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ शामिल कौन है? मानव समूह। अब मानव समूह जब प्रकृति के साथ अंतःक्रिया करेगा तो अपना सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण बनाएगा। उस सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण की अपनी क्या होंगी? शक्तियाँ, जो प्रकृति के साथ अन्योन्य क्रियाएं करेंगे। उन शक्तियों का प्रकृति के ऊपर क्या पड़ेगा? प्रभाव। प्रकृति के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और उन प्रतिक्रियाओं का आपस में संबंध और साथ में स्थानिक संगठन का जो विश्लेषण है उसका अध्ययन अपन करेंगे। किसको आधार मानकर? बताओ। मनुष्य की प्रगति के उद्देश्यों को आधार मानकर। इसका मतलब हमने समाहित परिभाषा में सारे बिंदुओं को शामिल कर लिया है। तो वास्तव में मानव भूगोल की परिभाषा क्या है सार रूप से? कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव के समूह के सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियाँ, प्रभावों, प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों व स्थानिक संगठन का अध्ययन जो है मानवीय प्रगति के उद्देश्यों में प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे 6। ठीक है, अभ्यास प्रश्नों की अगली श्रृंखला अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। छठा जो क्वेश्चन है वो है मानव भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम लिखिए।
तो जब हमने विस्तार से देखा था, विस्तार से समझा था, तो मानव भूगोल के विभिन्न क्या देखे थे क्षेत्र, जिसमें सामाजिक भूगोल था, आर्थिक भूगोल था, बहुत सारे क्षेत्र देखे थे हमने, लगभग 5 या 6 क्षेत्र देखे थे। उनके आगे हमने उपक्षेत्र भी लिखे थे कि सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल के जो उपक्षेत्र हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, इसकी हमने चर्चा की थी। तो यहाँ एक छोटा सवाल हमसे पूछा गया कि मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के क्या लिखिए नाम। तो पर अब जैसे हमने अभ्यास किया था उसी दौर पे ले लेते हैं। जैसे हमने एक क्षेत्र देखा था मानव भूगोल का, और वो क्षेत्र कौन सा था, सामाजिक भूगोल। और सामाजिक भूगोल से संबंधित हमने बहुत सारे उपक्षेत्र देखे थे कि मनुष्य की सामाजिकता का संबंध किस किस क्षेत्रों से हो सकता है, मनुष्य के व्यवहार से हो सकता है, सामाजिक कल्याण से हो सकता है, अवकाश से हो सकता है, मानव संस्कृति से हो सकता है, मानव लिंग से हो सकता है, मानव के इतिहास से हो सकता है और चिकित्सा से हो सकता है। तो अपन को कुछ एक उपक्षेत्रों के नाम लिखने हैं। तो सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र भी आप लिख सकते हैं, जैसे हमने देखे थे व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। अगर आप चाहें तो अर्थशास्त्र क्षेत्र के भी उपक्षेत्र लिख सकते हैं, जैसे हमने देखा था उसमें औद्योगिक भूगोल है, जो विपणन भूगोल है जो उसमें देखा था, कृषि भूगोल उसमें हमने देखा था, औद्योगिक भूगोल देखा था, अंतर्राष्ट्रीय भूगोल या व्यापार हमने देखा था। तो कोई भी 2-4 आप लिख सकते हैं, जितना पूछा जाए उतना लिख सकते हैं। अगला जो 7वां क्वेश्चन है, मानव भूगोल किस प्रकार से अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो जब हमने परिचर्चा की थी लेसन की, तब हमने बहुत सारी बातें देखी थी कि मानव भूगोल का जो संबंध है वो अंतर्विषयक है। मानव भूगोल का विकास ही मानव कल्याण के लिए हुआ है, या ये कहें मानव भूगोल को विकसित किया गया एक सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषयों के रूप में। तो अगर हमें ये सवाल पूछा जाए कि किस प्रकार मानव भूगोल जो है सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, तो अपन कुछ एक बिंदु यहाँ पर लिख सकते हैं। पहला बिंदु तो हमने देखा था, वो यहाँ नोट कर सकते हैं कि मानव भूगोल की जो प्रकृति है वो प्रारंभ से ही अत्यधिक अंतर्क विषयक रही है, यानी मानव भूगोल का संबंध सामाजिक विज्ञान के बहुत सारे विषयों से रहा है। अगला, जैसे एलन सैम्पल ने कहा था कि मानव भूगोल एक गत्यात्मक विषय है, न कि स्थिर विषय है, यानी समय के अनुसार इसकी मांग है वो बदलती जाती है। मानव भूगोल का विकास जो है वो सामाजिक विज्ञान को विषयों को ही आधार मानकर किया गया है। यही कहें मानव भूगोल का विकास सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के रूप में हुआ है। लास्ट में हमने देखा था कि वास्तव में मानव भूगोल में क्या क्या शामिल करते हैं। तो हम इसमें मानव और प्राकृतिक वातावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं, यानी प्रकृति किस तरह से मानव से या मानव किस तरह से प्रकृति के साथ संबंधित है, उनके संबंधों को मानव भूगोल में देखते हैं। अतः इसका सामाजिक विज्ञानों के अनेक विषयों से गहरा संबंध है। और वो कौन कौन से विषय हैं वो हमने देखे थे कि सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषय कौन कौन से हैं। तो हमने देखा था उधर सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, इतिहास, जितने भी महिला अध्ययन है वो सारे इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो जितना पूछा जाए उतना अपन इसमें जवाब लिखेंगे। अगला जो 8वां सवाल है कि मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। तो ये हमने बिंदु लिया था जब परिचर्चा की थी कि मानव का किस तरह से प्राकृतिकरण हुआ है और किस तरह से प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। तो आप इसमें 150 शब्दों के अंदर आंसर देना है। तो आप इसमें वो सारी बातें शामिल कर सकते हैं कि जब आदिकालीन मानव का बौद्धिक स्तर कम था, उसको तकनीकी का ज्ञान नहीं था, तो वो प्रकृति को ही क्या मानता था, सर्वा, या ये कहें कि उस समय जो है वो पर्यावरणीय निश्चयवाद वाली अभिधारणा लागू होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कि किस तरह से आदिकालीन मानव जो है वो केवल प्रकृति को ही सर्वा समझता था। प्रकृति के नियमों की जानकारी इतनी उसको नहीं थी, तकनीकी का अभाव नहीं था उसके पास, बौद्धिक विकास का स्तर भी निम्न था। तो ये सारे अभावों के कारण मनुष्य ने प्रकृति को ही सर्वा माना, यानी मानव ने स्वयं को प्रकृति के अधीन कर दिया, यानी मेरी नियति में जो लिखा है वो ही होगा, यानी बदलाव हो नहीं सकता, यानी प्रकृति जो चाहेगी वो ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मानव ने स्वयं को प्रकृति के अधीन कर दिया, अपने आप को दास और प्रकृति को क्या मानता था, स्वामी। अपन ये कहें कि उस समय प्रकृति को प्रधान मानकर देवी तुल्य या देव तुल्य उसकी पूजा प्रवृत्ति में, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो पूजा वाली थी, प्रकृति को माता के तुल्य वो मानता था। इस तरह की विचारधारा को हमने पर्यावरणीय निश्चयवाद में देखा था और इसी को अपन कहेंगे मानव का प्राकृतिकरण। तो अगर इन विस्तार से आप समझे
तो आदिकालीन मानव की बौद्धिक विकास का स्तर कम होने से या तकनीकी अभाव कम होने से उसने केवल प्राकृतिक परिवेश में ही अपने आप को जिंदा रखा, प्रकृति के प्रवेश में ही अपने आप को जिंदा रखा। उसने अपने आप को अभागा माना कि जो प्रकृति चाहेगी वो ही होगा, इसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो अपन ये कहें कि तकनीकी स्तर कम होने से मानव ने स्वयं को प्रकृति के अधीन कर देना, मानव का क्या है, प्राकृतिकरण। और धीरे धीरे आपने बहुत सारी बातें देखी कि जैसे जैसे मनुष्य का बौद्धिक विकास होगा उसने प्रकृति के भौतिक नियमों को समझना चालू किया। प्रकृति के भौतिक नियमों को समझकर उसने प्रकृति को अपने अनुसार ढालना प्रारंभ किया, यानी अपने आप को प्रधान मानता और प्रकृति को क्या मानता, दास, यानी स्वयं को स्वामी समझने लगा। अपन ये कहें कि इस समय प्रकृति का क्या हो गया, मानवीकरण। तो ये लंबी परिघटनाएं आप इसके अंदर लिख सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे अपन। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों पर टिप्पणी लिखनी है, यानी यहाँ पर मानव भूगोल के कौन कौन से विषय क्षेत्र हैं उनको हमें विस्तार से समझाना है। तो जैसा कि हमने चैप्टर का विस्तार देखा था तो उसमें मानव भूगोल के अनेक क्षेत्र देखे थे। उन क्षेत्रों में कौन कौन से थे, जैसे आपने देखा था सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और भी बहुत सारे, आवास भूगोल, ये सारे के सारे क्या देखे थे आपने, क्षेत्र। और उन्हीं क्षेत्रों से संबंधित क्या देखे थे, उपक्षेत्र। और लास्ट में हमने लिखा था कि सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषय कौन कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों पर थोड़ा सा फोकस करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का हमको परिचय देना है, और परिचय में अपन ये लिख सकते हैं कि जब हमने पढ़ना चालू किया था तो हमने भूगोल की 2 शाखाएं देखी थी। एक शाखा कौन सी थी, भौतिक भूगोल, और दूसरी शाखा क्या थी, मानव भूगोल। तो इस चैप्टर में हमने भूगोल की जो दूसरी शाखा है मानव भूगोल, उसके ऊपर फोकस करते हैं। हमने शुरुआत में देखा था कि मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है या भूगोल का सरोकार क्या है। तो हमें प्रकृति को केवल क्या मानना है, मानव का निवास गृह। इसमें उन सभी घटकों को शामिल करना है या उन सभी घटकों के अध्ययन को शामिल करना है जिन्होंने मानव के विकास में सहयोग किया है, या ये बोले मानव को पोषित किया है। तो अपन थोड़ा सा अगर लिखें विस्तार से तो ऐसा लिख सकते हैं कि भूगोल की जो 2 शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, उसमें मानव भूगोल जो है उसका उद्देश्य या सरोकार प्रकृति को मानव का निवास गृह समझना है, मानव को पोषित करने वाले सभी कारकों का अध्ययन करना है। उसके बाद अपन देख लें भूगोल, मानव भूगोल को अपन अगर यहाँ देखें तो हमने इसकी परिभाषा देखी थी कि इसमें प्राकृतिक व मानवीय जगत के बीच क्या संबंध है उनको देखते हैं, मानवीय घटनाओं के स्थानिक वितरण को देखते हैं तथा इस घटनाओं के कारण या घटित होने के कारणों को फोकस करते हैं, और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। ये सब किसमें शामिल है, मानव भूगोल। तो अगर अपन थोड़ा सा इसमें लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं कि मानव भूगोल जो है प्राकृतिक और मानवीय जगत के बीच संबंध का अध्ययन है, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक विवरण व इनके घटित होने के कारणों और विश्व भर के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन इसके अंदर शामिल है। आगे अगर हम थोड़ा सा और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वो प्रारंभ से ही क्या रहा है, मानव। इसका मतलब मानवीय परिघटनाएं या गतिविधियां इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य ही प्रकृति के साथ अन्योन्य क्रिया करेगा। तो आगे अपन लिख सकते हैं मानवीय अन्योन्य क्रियाओं के परिणाम स्वरूप विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की उत्पत्ति है वो शुरुआत से संभव हुई है। जैसे अपन मान सकते हैं सामाजिक विज्ञान है, समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, सैन्य विज्ञान है, जननांकी है, ये बहुत सारे सामाजिक विज्ञान के विषय जिनकी उत्पत्ति केवल मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुई है। इसी अध्याय में हमने मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र लिखे थे, तो आप थोड़ा सा इस प्रश्न का उत्तर देते समय उनका भी हवाला दे सकते हैं कि मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से थे। तो हमने सामान्यतः देखे थे सामाजिक भूगोल है, दूसरा हमने देखा था आर्थिक भूगोल है, तीसरा हमने देखा था राजनीतिक भूगोल है, अगला जनसंख्या भूगोल के साथ साथ हमने आवासीय भूगोल और नगरीय भूगोल भी देखा था। फिर हमने ये भी देखा कि जैसे जैसे मानव का बौद्धिक विकास हुआ है वैसे वैसे इन क्षेत्रों से संबंधित उप क्षेत्रों का भी विकास हुआ, और उन उप क्षेत्रों में हमने बहुत सारे देखे। सामाजिक भूगोल में हमने व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ये सभी उप क्षेत्र जो थे वो सामाजिक भूगोल वाले क्षेत्र से संबंधित थे।
इसी तरह से आर्थिक भूगोल भी महत्वपूर्ण था। उसके उपक्षेत्र हमने देखे थे, संसाधन, कृषि, उद्योग, विपणन, पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, ये सारी चीज़ें हमने आर्थिक भूगोल में देखी थी। मानव भूगोल की जो अगली शाखा है राजनीतिक भूगोल, उसके 2 उपक्षेत्र हमने देखे थे, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और नगरीय भूगोल, ये कुल 6 उपक्षेत्र क्षेत्र जो है मानव भूगोल के, वो भी इस प्रश्न में अपन लिख सकते हैं। और साथ ही अगर लिखना चाहें तो इन उपक्षेत्रों से संबंधित सामाजिक विज्ञान के जो सहयोगी विषय, उनका वर्णन भी आप इनमें कर सकते हैं। तो ये थे हमारी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। जय हिंद, जय भारत।